चलो आज पढ़ते हैं जल मंडल में आगे का पार्ट। और जल मंडल में अपने बात चल रही थी, जल मंडल को कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में। तो जल मंडल है, जल मंडल को 4 भागों में विभाजित किया था। 4 भाग कौन कौन से थे? जिनमें से अपनी एक पार्ट के बारे में बात हो चुकी थी, जल मंडल, और जलमंडल में हम पढ़ रहे थे सबसे पहले महासागरीय उच्चावच। इसमें 1 नंबर अपना पॉइंट था महासागरीय उच्चावच। 2 नंबर पॉइंट था लवणता। 3 नंबर अपना पॉइंट था जलधाराएं, और 4 नंबर पॉइंट था महासागर। ये अपने पास 4 पॉइंट थे, जिनमें जलमंडल में सबसे पहले अपनी बात हुई है महासागरीय उच्चावच के बारे में। यानी हमने 1 नंबर इसमें पॉइंट क्लियर कर दिया है, जो कौन सा आता है? महासागरीय उच्चावच। इसके बारे में बात हो चुकी है। आज पढ़ते हैं लवणता के बारे में। तो महासागरीय उच्चावच के बाद में अपना अगला पॉइंट लेते हैं लवणता। अब पढ़ते हैं देखो लवणता के बारे में कि लवणता क्या है। आगे पॉइंट नंबर 2 है, वो है लवणता। लवणता किसको कहा जाता है? लवणता के बारे में बात करते हैं कि लवणता है वो 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा को लवणता कहा जाता है। देखो लवणता की डेफिनेशन क्या है कि 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा को क्या कहा जाता है? लवणता कहा जाता है। एकदम आसान है कि 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? लवणता के नाम से जाना जाता है। तो लवणता है, लवणता की परिभाषा क्या होती है कि लवणता 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा को लवणता कहा जाता है। लेकिन प्रश्न आता है कि लवणता है तो लवणता मापी किससे जाती है? तो यह इसकी लवणता मापी क्या है? तो लवणता मापी है कि लवणता मापी है सेलिनोमीटर। लवणता को मापने का जो यंत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? सेलिनोमीटर के नाम से जाना जाता है। कि लवणता मापी यंत्र कौन सा है? सेलिनोमीटर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। लेकिन लवणता है, उस लवणता को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? कि लवणता को प्रदर्शित तो इसको लवणता को प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है? जैसे अक्स 0 और फिर यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ आगे लिख सकते हैं 0। तो लवणता को प्रदर्शित करने का सूत्र है अक्स की घात 0 है, उसके आगे फिर क्या आता है? 0 0। इससे हम लवणता को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि उदाहरण है
कि 1000 ग्राम जल है, उस जल में वाष्पीकरण के बाद लवणता की मात्रा कितनी बच रही है, जितनी लवणता की मात्रा बच रही है उसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, 1000 ग्राम में से मानते हैं कि अक्ष के स्थान पर लेते हैं कि लवणता की मात्रा कितनी बची अपने पास 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 20 की घात कितनी आएगी 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0। इस प्रकार से लवणता को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो लवणता है, लवणता को प्रदर्शित किया जाता है अक्ष की घात है यानी 0 और आगे फिर क्या आ जाता है 0 0। इस प्रकार से लवणता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं इसी में कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वह कारक कौन कौन से हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं। तो देखो आगे बात करते हैं लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको नोट कर लेना, इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लेना और जैसा है वैसा का वैसा ही, यानी कि नोट अलग से कुछ भी नहीं करना है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना टोटल मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ और उसके इसी प्रकार से बढ़िया स्मार्ट नोट्स बना लेना। तो इसमें देखो लवणता है, लवणता की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताइए, दो बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, लवणता के नाम से जाना जाता है। लवणता मापी कौन सा यंत्र है, तो है सेलिनोमीटर है। लवणता को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, अक्ष की घात कितनी है 0 और फिर यहाँ पर आगे 0 0। उदाहरण के तौर पर 1000 ग्राम जल को वाष्पीकृत किए जाने के बाद लवणता की मात्रा कितनी बचती है 0, यहाँ पर लवणता की मात्रा कितनी है 20 और उसकी घात कितनी आ जाएगी 0 और फिर आगे 0 0। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनमें हम सबसे पहले 1 नंबर कारक पढ़ते हैं, वाष्पीकरण। क्या है वाष्पीकरण, कि लवणता है तो लवणता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक पढ़ रहे हैं, कौन सा आता है, वाष्पीकरण आता है। लवणता को प्रभावित वाष्पीकरण किस प्रकार से करता है, जो वाष्पीकरण है उसमें और लवणता है इन दोनों में एकदम सीधा संबंध होता है, कि लवणता और वाष्पीकरण दोनों में सीधा संबंध होता है। वाष्पीकरण है वो लवणता को कैसे प्रभावित करती है, तो इसके बारे में देखो बात करें कि लवणता व वाष्पीकरण में सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, कि लवणता व वाष्पीकरण में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है इसलिए जहां पर या जिस सागर में या जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण, जिस क्षेत्र में या फिर जिस सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ लवणता की मात्रा अधिक होती है, वहाँ लवणता की मात्रा अधिक होती है।
वहाँ लवणता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। कि जिस क्षेत्र में या जिस सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि यहाँ पर ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है, तापमान यहाँ का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये जो भूमध्य रेखा यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। और वाष्पीकरण मतलब यहाँ पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा। तो वाष्पीकरण यहाँ पर ज़्यादा होगा तो लवणता भी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा। ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक लवणता 0 डिग्री रेखा पर नहीं है, लेकिन हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं कि जैसे जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होगा, तो वाष्पीकरण कहाँ पर अधिक होगा, जहाँ का तापमान अधिक होगा। तापमान सर्वाधिक कहाँ का आता है, 0 डिग्री रेखा का। तो तापमान जहाँ का अधिक होता है वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण जहाँ पर अधिक होता है वहाँ लवणता की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर इसमें पढ़ते हैं कि जैसे लाल सागर या फिर फारस की खाड़ी या फिर मृत सागर। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, आपको बताया है प्रमुख महाद्वीप पढ़ाए थे, उसमें लाल सागर कहाँ पर है, फारस की खाड़ी कहाँ पर है, मृत सागर कहाँ पर है, फिर अपने ये आगे आएंगे। तो यहाँ पर जो लवणता है उस लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक पाए जाने का कारण क्या है, वाष्पीकरण। क्या कारण है, वाष्पीकरण। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लाल सागर में, यहाँ पर लाल सागर है, लाल सागर में लवणता की मात्रा अधिक पाए जाने का कारण क्या है, तो कारण क्या आएगा, यहाँ पर वाष्पीकरण आएगा। तो लवणता को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक आया है वो कौन सा है, वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण के बाद में आगे बढ़ते हैं 2 नंबर कारक। यहाँ पर 2 नंबर कारक है तापमान। देखो, तापमान है तो तापमान और वाष्पीकरण तो एक ही चीज यानी एक समान ही है, लगभग आप समझ गए होंगे कि तापमान और लवणता में क्या फर्क आएगा। जैसे जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होगा वहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक होगी। कि जिस क्षेत्र में यानी जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है वहां भी लवणता की मात्रा क्या होगी, अधिक है। जैसे कि वाष्पीकरण कहाँ का ज़्यादा होगा, जहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तो वहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक हो गई। तो उसी प्रकार से जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर भी लवणता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हम इसमें पढ़ सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाती है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो हम देखते हैं
कि यहाँ पर ये आ गया 0 डिग्री रेखा, यहाँ से ये जो भाग है यहाँ पर कौन सा भाग पाया जाता है, ये आ गया कौन सा, उष्णकटिबंधीय भाग। ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय भाग है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो भाग आता है, यहाँ पर ये कौन सा भाग आता है, शीत कटिबंधीय भाग। तो ये कौन सा आ गया, शीत कटिबंधीय भाग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर ध्रुवों और 0 डिग्री पे देखें तो ज़्यादा जो लवणता है वो 0 डिग्री पर पाई जाएगी या ध्रुवों पर, कहाँ पर पाई जाएगी, 0 डिग्री पर। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है, ध्रुवों का तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तो जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय। जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ पर कौन सी है, शीत। तो इस प्रकार से जो तापमान है, तापमान इस जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ का तापमान अधिक पाया जाता है, किसके मुकाबले अधिक पाया जाता है, शीत कटिबंध के मुकाबले यहाँ का तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। इसको प्रभावित करने वाला हम नेक्स्ट जो कारक है वो पढ़ते हैं, वर्षण। कि लवणता को प्रभावित करने वाला अगला जो कारक आएगा वो है वर्षण। नेक्स्ट है वर्षण या रेनफॉल। वर्षण या रेनफॉल है। अब देखो ये इसको किस प्रकार से प्रभावित करता है कि वर्षण व लवणता में विपरीत संबंध होता है। देखो वर्षण मतलब क्या आ गया, वर्षा। तो वर्षण व लवणता दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है। जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण व लवणता, इन दोनों में कैसा संबंध था, सीधा संबंध था। इन दोनों में सीधा संबंध था, लेकिन इन दोनों में कैसा है, विपरीत संबंध है। और जो विपरीत संबंध है, उस विपरीत संबंध है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर वर्षण है, वर्षण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जहाँ पर वर्षण की मात्रा कम होती है, वहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इस प्रकार दोनों में क्या आता है, विपरीत संबंध आता है। जैसे हम देखते हैं इसमें, जैसे जहाँ वर्षा अधिक होती है, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है, एवं जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ लवणता अधिक होती है, ये संबंध है इन दोनों में। देखो कि प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वर्षण है। तो वर्षण में क्या आ गया कि वर्षण व लवणता दोनों में कैसा संबंध आता है, विपरीत संबंध आता है। जिस क्षेत्र में जहाँ का पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। जैसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न नोट कर लेना कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन मिल जाए आपको, 1 नंबर कौन सा है, मेघालय। ऑप्शन नंबर 2 मिल जाता है केरल। ऑप्शन नंबर 3 मिलता है हिमाचल। और ऑप्शन नंबर 4 मिलता है राजस्थान।
तो आंसर सही कौन सा होगा इसमें? देखो किसके आधार पर हम इसको सही कर सकते हैं कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें हम देख लेते हैं कि वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है। तो ये तो वैसे ही वर्षा में प्रथम स्थान पर है, केरल में अच्छी वर्षा होती है, हिमाचल में अच्छी होती है, लेकिन राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है और राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए यहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए आंसर सही कौन सा हो जाता है? यहाँ पर राजस्थान हो जाता है। तो इस प्रकार का भी कोई प्रश्न है तो ध्यान रखना, ये नहीं है कि इनको, ये जो पॉइंट है इनको भी रट लो। तो ध्यान रखना, इनसे संबंधित एग्जामिनर प्रश्न किस टाइप का बनाकर देता है उस पर ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, इसको प्रभावित करने वाला कारक पढ़ते हैं, जलधाराएं, कि महासागर की जलधाराएं। नेक्स्ट है जल धाराएं। देखो जलधाराएं हैं, जलधाराएं भी लवणता को प्रभावित करती हैं। कैसे? कि समुद्र में लवणता को संतुलित करने का कार्य करते हैं। कि समुद्र में लवणता को संतुलित करने का कार्य कौन सी करती हैं? जलधाराएं करती हैं। तो ध्यान रखना कि समुद्र में लवणता को संतुलित करने का कार्य किसका होता है? जलधाराओं का होता है। और इससे प्रभावित करने वाला सबसे अंतिम जो कारक आता है वो आता है नदी डेल्टा। नदी डेल्टा, नदी डेल्टा है वो कैसे प्रभावित करता है? कि जिस सागर में नदियां कम डेल्टा बनाती हैं, वहां लवणता अधिक पाई जाती है। तो इसके जो विपरीत पॉइंट आएगा वो तो आप समझ जाएंगे कि जिस सागर में नदियां हैं, नदियां डेल्टा कम बनाती हैं, कि नदियां कम डेल्टा बनाती हैं, वहां पर लवणता की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और जहां पर नदियां डेल्टा अधिक बनाती हैं वहां पर जो लवणता है उसकी मात्रा क्या आएगी? कम आएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे समझो आप कि ये भारत है, तो भारत में यहां पर तो आता है अरब सागर, ये आता है बंगाल की खाड़ी। अब भारत की नदियां हैं वो दो ही जगह अपना जल ले जाती हैं, या तो अरब सागर में या कहां पर ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। जैसे यहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इनके अलावा यहाँ पर माही भी आती है, नर्मदा भी आती है, ताप्ती भी आती है, काफ़ी नदियाँ यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर जाती है, गंगा जाती है, ब्रह्मपुत्र जाती है, यहाँ दामोदर है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये नदियाँ यहाँ पर जाती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जा रही हैं वो सारी नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती हैं। लेकिन अरब सागर है, अरब सागर में एक ही नदी डेल्टा बनाती है और वो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी आती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कम हैं, एक नदी डेल्टे का निर्माण करती है, इसलिए अरब सागर में लवणता की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में भारत की जो नदियाँ वो सर्वाधिक डेल्टों का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की जो लवणता है वो क्या रहती है? कम रहती है। तो इससे ध्यान में रख लेना डायग्राम से कि यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और ये आपको स्पष्ट पता है कि लवणता की मात्रा बंगाल की खाड़ी में अधिक है या अरब सागर में, तो कहाँ पर आएगी? अरब सागर में इसकी मात्रा अधिक आएगी। तो इस प्रकार से
ये जो लवणता है, इस लवणता को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख कारक हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं। आगे इसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि जो लवणता है, इस लवणता के बारे में यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख हैं लवण हैं, उन लवणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखो, पहले हैं जो डिटमार नामक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। तो लवणता है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, जिनमें एक नंबर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक नंबर जो कारक आता है वो कौन सा है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है वो लवणता व वाष्पीकरण दोनों में सीधा संबंध होता है। जिस क्षेत्र या जिस सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता की मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। जैसे लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, मृत सागर है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक है। दूसरा है तापमान। जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है वहाँ पर लवणता की मात्रा भी क्या होती है? अधिक पाई जाती है। जैसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा है वर्षण। वर्षण व लवणता दोनों में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। जैसे जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है, एवं जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। जलधाराएं समुद्र में लवणता को संतुलित करने का कार्य करती हैं। और नदी डेल्टा, जिस सागर या नदी कम जिस सागर में नदियां कम डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो लवणता है, लवणता में आगे पढ़ते हैं कि लवणता है, इसके बारे में यहाँ पर लवण कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उन लवणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था डिटमार। क्या नाम था? डिटमार नामक वैज्ञानिक था। उसके द्वारा यहाँ पर 1884 में खोज की गई थी कि 1884 में डिटमार के चैलेंजर अभियान में चैलेंजर अभियान में महासागरों में डिटमार ने चैलेंजर अभियान में महासागरों में 47 प्रकार के लवणों की खोज की जिसमें कुछ लवण निम्नलिखित है। देखो कि 1884 में डिटमार ने चैलेंजर अभियान में महासागरों में कुल कितने प्रकार के लवणों की खोज की थी? 47 प्रकार के लवणों की खोज की थी, जिसमें हम कुछ प्रमुख जो लवण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो लवण प्रमुख रूप से घटते क्रम में हैं। जैसे एक नंबर आता है सोडियम क्लोराइड कि सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, या सर्वाधिक महासागरों में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसकी मात्रा कितनी आती है? 77%। कौन सा आ गया? सोडियम क्लोराइड। दूसरा आता है मैग्नीशियम
क्लोराइड क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कितना प्रतिशत आता है? 11% आता है। कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77% है, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी आती है? 11% आती है। तो इनमें सर्वाधिक जो मात्रा आई है वो है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 77% आता है। फिर है 3 नंबर मैग्नीशियम सल्फेट। 3 नंबर कौन सा आता है? मैग्नीशियम सल्फेट जिसकी मात्रा आती है कितनी? 4.7%। तो पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरा कौन सा आता है? यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट जिसकी मात्रा कितनी आती है? 4.7% आती है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट। कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट। तो नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। जो कैल्शियम सल्फेट है जिसकी मात्रा यहाँ पर कितनी आती है? 4 नंबर है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जिसकी मात्रा यहाँ पर आती है कितनी प्रतिशत? 3%। कितने प्रतिशत है? 3%। तो देखो प्रमुख कौन से आ गए? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगर और आगे बात करते हैं तो आ जाता है पोटेशियम सल्फेट जो आगे शेष जितना प्रतिशत बच रहा है उसमें आएंगे। इनके अलावा आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस प्रकार से कुछ लवण पाए जाते हैं। और इसी क्रम में अगर और भी किसी लवण के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर जो लवण आता है वो आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कौन सा आता है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाता है। जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसका क्रम कितने नंबर आएगा? 7 नंबर आएगा। ये यहाँ पर आ जाता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हेलो, एग्जाम में अधिकतम ये 7 नंबर तक पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कुल 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं उनमें से प्रमुख जो 7 प्रकार के लवण है उनका ये क्रम रहता है, जिनमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो कौन सा आता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत आती है? 77। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड 11%। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% आता है। और फिर आता है कैल्शियम सल्फेट 3% आता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से इनकी मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि सागरों में औसत लवणता कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो सागरों में जो औसत लवणता है उसकी मात्रा कितनी प्रतिशत आती है? कौन से सागर में कितनी यहाँ पर लवणता पाई जाती है? तो देखो उसके बारे में आगे बात करते हैं कि 1884 में डिटमार ने चैलेंजर अभियान में महासागरों में 47 प्रकार के लवणों की खोज की थी, जिसमें कुछ लवण निम्नलिखित हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड 77%, मैग्नीशियम क्लोराइड 11%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट 3% है, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये प्रमुख यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो आता है कि सागरों में
सागरों में औसत लवणता औसत लवणता कितनी पाई जाती है? 33 से 37 पाई जाती है। कि सागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33 से 37 होती है। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अगर सागरों का ने पूछा जाए कि महासागरों की औसत लवणता, तो महासागरों की जो औसत लवणता है वो कितनी आती है? इन दोनों के बीच में आ जाएगी, वो आती है 35। महासागरों की औसत लवणता पूछी जाए तो कितनी आएगी? 35 है। और अगर सर्वाधिक पूछ ली जाएगी, सर्वाधिक औसत लवणता वाला महासागर है, सर्वाधिक औसत लवणता वाला महासागर, तो सर्वाधिक औसत लवणता वाला महासागर है वो कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जिसकी औसत लवणता कितनी आती है? 36। जिसकी लवणता कितनी आती है? 36। कि सर्वाधिक लवणता, औसत छोड़ के सीधा भी पूछ लें कि सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक लवणता वाला जो महासागर आएगा वो कौन सा आएगा? अटलांटिक आएगा। ध्यान रखना मोस्ट है कि यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाए जाने का कारण क्या है, क्यों पाया जाता है यहाँ पर? तो अगर इसका कारण पूछा जाता है कि कारण, तो कारण है कि यह चारों ओर से बंद है और नदियां डेल्टे का निर्माण कम करते हैं। तो आपको अभी बताया है कि जहां पर डेल्टे का निर्माण कम होता है वहां की लवणता क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो नदियां हैं, नदियां डेल्टे का निर्माण अधिक करती हैं, कम करती हैं, इसलिए यहाँ पर जो लवणता है उसकी मात्रा क्या आती है? अधिक आती है। जैसे यहाँ पर अगर नदियां हैं, नदियां डेल्टे का निर्माण अधिक करती हैं तो लवणता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। यहाँ पर जो नदियां डेल्टे का निर्माण कम करती हैं इसलिए यहाँ पर लवणता की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो ध्यान रखना कि सागरों की औसत लवणता 33 से 37 होती है और महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 होती है। महासागरों की जो औसत लवणता है वो कितनी आती है? 35 आती है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर है जिसकी औसत लवणता कितनी आती है? 36 है। और यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाए जाने का कारण है चारों ओर से बंद और नदियाँ डेल्टे का निर्माण कम करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लवणता का क्षैतिज वितरण, कि लवणता का क्षैतिज वितरण के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर लवणता का क्षैतिज वितरण क्या है, किस प्रकार से है। तो लवणता का क्षैतिज वितरण क्षैतिज वितरण, और क्षैतिज का अर्थ क्या आ गया? पृथ्वी के समांतर या
समानांतर, पृथ्वी के समानांतर। तो लवणता का क्षैतिज वितरण के बारे में देखो बात करते हैं, ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता की मात्रा में कमी होती है। लवणता की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। ध्यान रखना, प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है तो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, या फिर यह आ गई 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब यहां से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होती जाएगी? कमी। लवणता की मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर्वाधिक लवणता की मात्रा कहां पर आती है? भूमध्य रेखा पर। देखो, यहां तक क्या अर्थ समझे हो कि सर्वाधिक जो लवणता की मात्रा है वो कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सर्वाधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा कम पाए जाने का कारण क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता की मात्रा में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। क्योंकि आपको बताया कि इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण ज़्यादा कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। और क्या बताया? तापमान ध्रुवों के मुकाबले ज़्यादा कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। इनके अलावा वृषण, तो वृषण यहाँ ध्रुवों के अलावा कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। ये जो नदियाँ हैं, नदियाँ ध्रुवों के मुकाबले कहाँ पर प्रवाहित होती हैं? भूमध्य रेखा पर। इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुवों के मुकाबले भूमध्य रेखा पर होता है, लेकिन भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में होता है, एग्जिट भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। देखो कि सर्वाधिक वाष्पीकरण भूमध्य रेखा पर होता है, या सर्वाधिक वाष्पीकरण भूमध्य रेखा पर होता है। इसलिए सर्वाधिक लवणता भूमध्य रेखा पर होनी चाहिए। कि सर्वाधिक वाष्पीकरण भूमध्य रेखा पर होता है, इसलिए सर्वाधिक लवणता कहां पर होनी चाहिए? भूमध्य रेखा पर होनी चाहिए। है नहीं, क्या है? होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा पर वृषण अधिक होने के कारण यहाँ का तापमान कम हो जाता है।
अब जो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर अधिक क्या हो जाता है, वृषण हो जाता है। और भूमध्य रेखा पर अधिक जो वृषण होता है, वृषण होने के कारण यानी वर्षा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा होने के कारण यहाँ पर तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और तापमान में जब यहाँ पर कमी आती है तो तापमान में कमी आती है, वहाँ पर लवणता में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन अगर सर्वाधिक के बारे में बात करें कि सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाई जाती है। देखो कि यहाँ पर आ गया, जैसे 10 डिग्री, ये आ गया यहाँ पर 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, सॉरी ये यहाँ पर कितना है, 20 डिग्री, ये यहाँ पर आ गया 10 डिग्री और ये यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। तो ये जो भाग है यहाँ पर ये जो भाग आया है, यहाँ पर सर्वाधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है। कि सर्वाधिक लवणता की मात्रा अगर अक्षांश के बारे में पूछे तो यहाँ पर पाई जाती है। यह है सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र, यह आ गया सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है। कि सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है जहाँ पर 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिण अक्षांश के मध्य यहाँ पर ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका क्षैतिज वितरण आता है, जहाँ पर ये लवणता है, इस लवणता की मात्रा पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं कि जो लवणता है, इस लवणता के आधार पर सागरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कि लवणता के आधार पर सागरों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं सागरों का लवणता के आधार पर वर्गीकरण। कि लवणता का क्षैतिज वितरण ये पृथ्वी के समानांतर होता है और ध्रुवों से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार इसमें कमी होती है। सर्वाधिक वाष्पीकरण भूमध्य रेखा पर होता है, इसलिए सर्वाधिक लवणता भी कहाँ पर होनी चाहिए, भूमध्य रेखा पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वृषण अधिक होता है। वृषण अधिक होने के कारण यहाँ का तापमान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए सर्वाधिक जो लवणता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, कि लवणता के आधार पर लवणता के आधार पर सागरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। चलो देखते हैं वो 3 भाग कौन से आते हैं। एक नंबर है सामान्य से अधिक लवणता। सामान्य से अधिक लवणता मतलब कितनी आ गई है, 37 से कितनी आ गई है, 41। दूसरी है सामान्य लवणता, और जो सामान्य लवणता आती है वो आती है लगभग 35।
और जो लास्ट है सामान्य से कम लवणता आती है, सामान्य से कम लवणता, तो वो कितनी आ जाती है 31। सामान्य से कम जो लवणता आती है वो कितनी आती है 31 आती है। इस प्रकार से सागरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में किया गया है। कि जो सागर है उन सागरों को लवणता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला सामान्य से अधिक लवणता, दूसरा सामान्य लवणता, तीसरा सामान्य से कम लवणता। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पर सामान्य से अधिक वाले कौन से हैं, लाल सागर, लाल सागर ध्यान रखना। दूसरा आता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और जो तीसरा आता है वो है मृत सागर, मृत सागर। यहाँ पर सामान्य से अधिक लवणता पाई जाती है, 37 से 41 तक यहाँ पर लवणता की मात्रा पाई जाती है। दूसरा यहाँ पर जो आता है वो है सामान्य लवणता। सामान्य लवणता में जैसे कौन सा आ जाता है, कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील कौन सा आ गया है, कैस्पियन सागर झील आई है। कैस्पियन सागर झील के बाद में बात करें तो दूसरा आ जाता है मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी है दूसरी, मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। तीसरा आ जाता है दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। चौथा आता है पीला सागर, पीला सागर। और पांचवा आता है जावा सागर, जावा सागर। ये प्रमुख सागर आते हैं जो सामान्य लवणता वाले होते हैं। और सामान्य से कम लवणता वाले कौन से आते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, महासागर। दूसरा कौन सा आता है, अंटार्कटिका महासागर, महासागर। इस प्रकार से इनको कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में पहला आ जाता है सामान्य से अधिक लवणता, दूसरा सामान्य लवणता, तीसरा सामान्य से कम लवणता वाला भाग है। इनमें जो सामान्य से अधिक लवणता लाल सागर, फारस की खाड़ी, मृत सागर आता है। और दूसरा कैस्पियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, पीला सागर, जावा सागर। और सामान्य से कम लवणता वाले कौन से आते हैं, यहाँ पर आर्कटिक महासागर व अंटार्कटिका महासागर आते हैं, जहाँ पर ये पाया जाता है। आगे इस टॉपिक का अपना लास्ट पॉइंट लेते हैं हम कि लवणता का लंबवत वितरण, कि जो लवणता है उसका क्षैतिज वितरण के बाद आता है लंबवत वितरण, कि इसका लंबवत वितरण किस प्रकार से होता है। तो लवणता के आधार पर सागरों को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया था, 3। और तीनों आपको पार्ट बता दिए गए हैं कि कौन कौन से भागों में इनको विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से ये जो सागर हैं, इन सागरों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आता है क्षैतिज वितरण के बाद लंबवत वितरण। लंबवत वितरण मतलब लंबवत का मतलब क्या आ गया, गहराई। क्या आ गया, गहराई। कि उसके बाद में किसके बारे में बात करते हैं, गहराई के बारे में। जैसे कि यहाँ पर ये सागर है, ये संपूर्ण क्या है, सागर। अब यहाँ पर
ऊपरी भाग से लेकर ये 1 किलोमीटर या फिर एग्जाम में आ सकता है 1000 मीटर तक का भाग आता है, यहाँ पर तो लवणता की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सागर में आ जाता है 2 किलोमीटर या 2000 मीटर तक का भाग। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लवणता की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। क्या होगी, अधिक। और यहाँ का जो भाग है वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा। कैसा रहेगा, शांत रहेगा। जैसे कि लवणता का लंबवत वितरण है, तो इसमें जो सागर का ऊपरी भाग है वहाँ से लेकर 1 किलोमीटर का जो भाग आता है वहाँ तो लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के भाग आता है वहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है और तापमान क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। यहाँ पर ये सागर के अंदर की बात है। और यहाँ पर जो भाग होता है, यहाँ इसके जो नीचे का भाग है वो शांत हो जाता है। यहाँ पर लवणता की मात्रा इसलिए यहाँ पर अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर महासागरीय धाराएं चलती हैं जो यहाँ पर लास्ट इतनी दूरी तय करती हैं और जो इसको क्या करती रहती हैं, नियंत्रित करती रहती हैं। तो इस प्रकार से होता है लवणता का लंबवत वितरण। जो लंबवत वितरण है, उस लंबवत वितरण में समुद्र के तटीय भाग से लेकर या सागर के तटीय भाग से लेकर 1 किलोमीटर तक का जो भाग आता है उस भाग में कम लवणता कमी होती है, फिर 2 किलोमीटर तक अधिकता होती है। उसके बाद का जो भाग होता है वो क्या होता है, शांत होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं कि विश्व में सबसे बड़ी लवणता वाली झील, तो सबसे बड़ी लवणता वाली झील पूछी जाती है तो आएगी कैस्पियन सागर। कौन सी झील आ जाएगी, कैस्पियन सागर झील। कि विश्व में सबसे बड़ी लवणता वाली झील का नाम आए तो कौन सा, कैस्पियन सागर। देखो यहाँ पर मैं मात्र 4 बिंदु लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि विश्व में सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी आएगी, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है इसमें कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील नंबर 1 है वोन झील। वोन झील जो कहाँ पर आती है, तुर्की में। 2 नंबर है मृत सागर जो कहाँ पर आती है, जॉर्डन में। और नंबर जो 3 आती है मृत सागर के बाद में, उसके बाद में आती है ग्रेट साल्ट कहाँ पर आती है, यूएसए में। तो इसमें देखो अंतर क्या आ गया है कि विश्व में सबसे बड़ी यानी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो लवणीय झील है वो तो कौन सी आएगी, कैस्पियन सागर। लेकिन लवणता की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछी जाएगी तो कौन सी झील आएगी, वोन झील आएगी। अगर इसकी लवणता का माप निकाला जाता है तो 330 ये आता है इसकी लवणता का माप। अंदाज लगाओ कि देखो 330 यहाँ पर लवणता की मात्रा है तो कितनी खारी ये झील होगी। और दूसरी जो मृत सागर है उसकी यहाँ पर मात्रा रहती है 238। और जो तीसरी ग्रेट साल्ट है वो यूएसए की उत्तरी अमेरिका की सबसे खारी झील है जिसकी यहाँ पर मात्रा रहती है 220। तो इस प्रकार से यहाँ पर महासागरों में क्या पाई जाती है, लवणता। और यहाँ पर जो सागर हैं उन सागरों में लवणता जो कि अपने यहाँ विश्व में
सर्वाधिक कौन कौन से सागरों में पाई जाती है, कौन कौन से महासागरों में पाई जाती है, उनके बारे में अपनी चर्चा हुई है। तो अपना जो 2 नंबर पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ है। कल पढ़ा था हमने महासागरीय ऊंचावच, आज पढ़ा हमने कौन सा लवणता, और आगे पढ़ेंगे कौन सा आएगा जल धाराएं। तो अगला अपना जो जलमंडल है, जलमंडल में हमें क्या पढ़ेंगे, जल धाराएं पढ़ेंगे। जल धारा के बाद में अपना क्या आएगा, महासागर। तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे किसके बारे में, अगली क्लास में जल धाराओं के बारे में बात करेंगे।